नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं एक बार पुनः आपके समक्ष 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारी इस इतिहास सीरीज का 23वां 23rd लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे आज ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में विस्तार के जो दूसरी तकनीक थी, यानी कि कूटनीतिक तरीके से या डिप्लोमेटिक तरीके से भारत में उन्होंने किस प्रकार से विस्तार किया उसके संबंध में। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें ब्रिटिशर्स कैसे भारतीय राजाओं को हराते हैं, कैसे विदेशी शक्तियों को हराते हैं और उनको हराने के बाद भारत में एक खालीपन छोड़ते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही कह सकते हो आप कि शक्ति बची हुई है, ब्रिटिशर्स, और अब उन्हें जूझना है भारत के रियासतों की शक्तियों से। और उन रियासतों में भी ऐसे मतलब एक प्रकार से छोटी छोटी रियासतें जिनको मिला करके उनको एक बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य बनाना है। तो उनकी प्रमुख जो पॉलिसीज थी, जैसे रिंग फेंस की पॉलिसी, पैक्स ब्रिटानिका पॉलिसी, व्हाइट मैन बर्डन्स पॉलिसी, डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि, इन सारी चीजों पर आज प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक और चीज में हम बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं आधुनिक इतिहास में, तो सबको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पर 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में हुए सामाजिक सुधारों पर भी कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो मेनली आज के वीडियो का जो दो टॉपिक होगा, एक तो भारत में सामाजिक सुधार और दूसरा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का कूटनीतिक तरीके से विकास या विस्तार किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर के लगभग 30 सवालों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है आपके समक्ष, आप ध्यान से पढ़िएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉरेन हेस्टिंग्स रिंग फेंस पॉलिसी। ये जो रिंग फेंस पॉलिसी थी, आप उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको लेकर आया था। ये लगभग 1717 की बात है और इस समय पर अवध जैसे उन राज्यों को अपना बफर स्टेट बनाया गया था जो उनके अधीन आ सकते थे, और ये बफर स्टेट उस ब्रिटिश साम्राज्य को की रक्षा करने के काम में लिए जा सकते थे। ठीक है। तो बेसिकली पॉलिसी थी बफर जोन बनाने की, यानी कि सुरक्षा घेरा बनाने की नीति थी। अब इसमें क्या बोल रहा है, 3 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट है, इस नीति का उद्देश्य अंग्रेजी क्षेत्रों के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की एक सुरक्षा घेरा को बनाना था। The objective of this policy was to create a protective encirclement of friendly nation around English territories। बिल्कुल सही है, जिसकी हमने भी चर्चा करी थी। दूसरा, यह नीति मुख्यतः मराठों और अफगानों के खतरे को ध्यान में रख करके अपनाई गई थी। This policy was adopted mainly with regard to the threats from the Maratha and Afghan। अब यहां पर आप समझिएगा, जैसे ये बंगाल भारत का इलाका है, ठीक है, ये वाला इलाका, अब ये वाला हिस्सा जो पूरा था, आप समझ के चलिए, ये वाला हिस्सा वो है बंगाल, यानी कि ब्रिटेन का मुख्य इलाका। ठीक, इस साइड पर है अवध, इधर है अफगान और इधर पे है मराठा। ठीक, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए जो अवध था वो क्या बन जाएगा, एक बफर स्टेट, यानी कि इन पर अटैक पहले होगा और ये उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अटैक से बचने की पॉलिसी थी, अपने साम्राज्य को बचाने की, है ना। तो यह नीति मुख्यतः मराठा अफगानों के खतरे को ध्यान में रख करके करी गई थी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से सभी पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। तो ये प्रत्यक्ष रूप से किसी को अधीन करने की पॉलिसी थी नहीं थी, ये सिर्फ क्या करते थे, यहाँ की सैन्य इनको, जैसे ये बफर स्टेट है तो बफर स्टेट को ये सैन्य सहायता मात्र देते थे, ना कि उसके राज्य पर कब्जा करते थे। तो ये स्टेटमेंट तीसरा वाला
इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 ऑप्शन में है अवेलेबल, सी ऑप्शन। 2 और 3 करेक्ट है, सॉरी 1 और 2 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन बी में अवेलेबल है, 1 और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप आंसर लिख सकते हैं 1 और 2, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रिंग फेंस नीति से है, और अच्छा दोनों से मिलाकर के, रिंग फेंस नीति और सहायक संधि के बीच अंतर के संदर्भ में। रिंग फेंस नीति रक्षात्मक थी जबकि सहायक संधि विस्तारवादी थी। द रिंग फेंस पॉलिसी वाज डिफेंसिव व्हाइल द सब्सिडियरी अलायंस वाज एक्सपेंशनिस्ट। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जो उसकी रिंग फेंस पॉलिसी थी वो एक प्रकार से सिर्फ हमने क्या देखा था कि केवल अपने राज्य को सुरक्षा देने के लिए था, लेकिन सहायक संधि जो था वो एक प्रकार के दूसरे के साम्राज्य को धीरे धीरे से अपने साम्राज्य में मिलाने की एक बहुत प्यारी नीति थी। ठीक है, वेलेस्ली ने इसको लाया था सहायक संधि को, तो फिर यहां पर एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, इन द रिंग फेंस पॉलिसी द इंग्लिश डिड नॉट टेक टेरिटरी इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी। रिंग फेंस नीति में अंग्रेज सैन्य सुरक्षा के बदले क्षेत्र नहीं लेते थे। अब यहां पर रिंग फेंस नीति में अंग्रेज जो है वो केवल सैन्य सुरक्षा देते थे, उसके बदले में कोई क्षेत्र विशेष वो नहीं मांगते थे। ठीक है, और तीसरा, सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने जबकि रिंग फेंस को हेस्टिंग्स ने विकसित किया था। ठीक, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप तीनों आंसर ले सकते हैं, सी 1 2 और 3, तीनों करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिंग फेंस नीति के व्यवहारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिंग फेंस पॉलिसी। पहला, अवध को अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया गया था। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अवध वाज यूज्ड एज अ बफर स्टेट फॉर द इंग्लिश। दूसरा, अंग्रेजों ने अवध की सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। द इंग्लिश टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवध मिलिट्री सिक्योरिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा, इस नीति के कारण अवध की आंतरिक स्वायत्तता पूर्णतः समाप्त हो गई। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इस नीति से किसी स्टेट के या बफर स्टेट के आंतरिक क्षेत्र पर उस पर कोई भी कहना चाहिए कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था, है ना। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो केवल 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप बी ऑप्शन सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहां पर क्वेश्चन है आपके सामाजिक सुधार से। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। तो दयानंद सरस्वती एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज थ्रू सत्यार्थ प्रकाश इन 1874, और इसके बारे में उनके 2 यहां पर स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला, उन्होंने धर्म की तुलनात्मक विवेचना की। ही प्रेजेंटेड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रिलीजन। तो अगर आप इनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ोगे तो उसमें धर्म की अच्छी से व्याख्या है अलग अलग धर्मों के हिसाब से। तो यहां पर स्टेटमेंट तो पहला सही है। दूसरा, उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। इन हिज व्यू वैदिक रिलीजन वाज द बेस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म को प्रचार करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे। ठीक है, और ए सही है, बी गलत है। नहीं, ए बी दोनों सही है। ए बी व्याख्या करता है और ए बी को कि कोई व्याख्या नहीं करता। अब यहां पर देखिए, व्याख्या वाला प्रश्न उठना ही है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है, व्याख्या इसमें दोनों की किसी में अब है नहीं, तो यहां पर बी ऑप्शन आप आराम से ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप बी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। सहायक संधि की मूल अवधारणा में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। यहां पे कॉन्सेप्ट पर बात की जा रही है, मूल अवधारणा पर। पहला, भारतीय राज्य अपनी सेना को समाप्त कर देते थे। इंडियन किंगडम्स एबॉलिश्ड देयर आर्मीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सहायक संधि में भारतीय सेना को, यानी कि जो स्टेट संधि कर रहा है,
उसको अपनी सेना को डिसबैंड करना पड़ता था, यानी कि भंग करना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, अंग्रेजी सेना की तैनाती राज्य की सीमा के भीतर होती थी। इंग्लिश ट्रूप्स वर डिप्लॉयड विद इन द किंगडम्स टेरिटरी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, सैन्य सुधार का खर्च भारतीय राज्य वहन करता था। द इंडियन किंगडम बोर द कॉस्ट ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उनको अपनी सेना डिसबैंड करके ब्रिटिश आर्मी को पालना पड़ता था और उसका खर्च भी वो स्वयं ही वहन करते थे। तो यहां पर 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आ जाएगा डी, 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रिगार्डिंग द सब्सिडी अलायंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन रूलर्स, सहायक संधि और भारतीय शासकों की संप्रभुता के बारे में विचार करें। तो यहां पर स्टेटमेंट सहायक संधि से है और भारत के राज्यों के जो राजा थे उनके संप्रभुता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, राज्य को स्वतंत्र विदेश नीति रखने की अनुमति नहीं थी, यानी कि उनकी सॉवरेनिटी जो थी वो समाप्त कर दी गई थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, राज्य आंतरिक प्रशासन में पूर्णतः स्वतंत्र रहता था। द किंगडम रिमेन्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही, आंतरिक मामले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। तीसरा, अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति अनिवार्य थी। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंग्लिश रेजिडेंट वॉज मैंडेटरी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रेजिडेंट कौन होता है? वो बेसिकली एक ऐसा ऑफिसर अधिकारी होता था जो इस पूरे संधि पर नजर रखता था, उस स्टेट में रहता था, उस राजा के दरबार में रहता था और उसके हर क्रियाकलाप पर ये नजर रखता था। और इवन अगर इनको किसी से पत्राचार करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी इन्हीं के थ्रू हो करके जाता था। तो यहाँ पर 6 का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों सही है। राज्य को यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। तीनों, राज्य को स्वतंत्र विदेश नीति रखने की अनुमति नहीं थी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। राज्य के स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती थी। राज्य आंतरिक प्रशासन में पूर्णतः स्वतंत्र था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति अनिवार्य थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंग्लिश में अगर पढ़ लेते हैं, द किंगडम रिमेन्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द किंगडम वाज नॉट अलाउड टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बना लेते हैं, केवल एक इसमें जोड़ दो, ठीक है। सी वाले में मैं जोड़ दे रहा हूं कि तीनों सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप ऑप्शन के तौर पर हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन तीनों स्टेटमेंट सही है, आप इसको याद रखिएगा। और सी में मैंने बना दिया है, तो आप सी स्टेटमेंट सही ले लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग द किंगडम्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, अगेन सहायक संधि से ही क्वेश्चन है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको याद रखना है तो आप स्टेटमेंट ऐसे याद रख सकते हो पूरा उसका डिटेल में। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और फिर भोसले, ये वो क्रम है। हैदराबाद सबसे पहले था, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और फिर भोसले, ठीक है। तो यहां पर हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मैसूर ने टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात यह संधि स्वीकार की थी। मैसूर एक्सेप्टेड दिस अलायंस आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, अब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था थर्ड बैटल ऑफ मैसूर के बाद। और उसके बाद जब वो मरा, कब? 1799 में। तो उसके मरने के बाद वापस से वडियार राजवंश को जीवित किया गया। उसके राजा चिक्का, कृष्णराज
थर्ड को गद्दी पर बिठाया गया और इसको सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा, मराठा संघ ने इसे सामूहिक रूप से स्वीकार किया। दी मराठा कॉन्फेडरेशन कलेक्टिवली एक्सेप्टेड इट। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मराठाओं ने एक्सेप्ट तो किया था लेकिन कलेक्टिवली एक्सेप्ट नहीं किया था, अलग अलग लोगों ने। जैसे यहां पर पेशवाला किए थे, भोसले अलग डेट पे किए थे, तो एक साथ ना होकर के अलग अलग था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो तीसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो आप गलत लेंगे, पहले और दूसरे में सही लेंगे, और ये ऑप्शन में अवेलेबल है 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, लोकमान्य तिलक का तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है स्वराज वाला। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। और बी, स्वामी विवेकानंद, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्टेटमेंट तो उनका है ही, इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सहायक संधि के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सहायक संधि की आलोचना के संदर्भ में विचार करें। पहला, इससे भारतीय राज्यों की सैन्य शक्ति समाप्त हुई। इट एलिमिनेटेड द मिलिट्री पावर ऑफ इंडियन किंगडम। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, वो इनके सरपरस्त हो गए थे, ये उनके अंदर काम करने स्टार्ट कर दिए थे, उनकी मिलिट्री खत्म हो चुकी थी। दूसरा, यह शासकों को अंग्रेजों की कठपुतली बनाती थी। इट मेड रूलर्स पपेट ऑफ द इंग्लिश। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है भाई, आपके पास अपनी रक्षा करने की खुद की पावर है नहीं, तो फिर आपको किसी और पे डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा, तो जो जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इससे अंग्रेजों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। प्रशासनिक जिम्मेदारियां वो नहीं उठाते थे, ये प्रशासन की जिम्मेदारियां सिर्फ राजा उठाता था, वो सिर्फ अपने सेना को प्रोटेक्शन में लगा के रख देते थे। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो केवल 1 और 2 बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बी ऑप्शन करेक्ट है। मैच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपको 2 सूची दी गई है और एक तरफ समाज सुधार संगठन है और उसकी स्थापना के स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आर्य समाज, आर्य महिला समाज, मोमडन लिटरेरी सोसाइटी और वेद समाज। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, ये तो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी पुणे में, पंडिता रमाबाई ने किया था इसको, पंडिता रमाबाई। तीसरा, मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ठीक है, अब्दुल लतीफ करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने करा था। उसके बाद वेद समाज चेन्नई, केशव चंद्र सेन और श्रीधर रमल्लू, ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने स्थापित किया था चेन्नई में। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है और चारों आपस में जुड़ा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन में अवेलेबल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप ए ऑप्शन सही है ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सूची, अच्छा ये सूची वाला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें जोड़ना है। ठीक है, राजा राममोहन राय और अच्छा इधर एक तरफ उनके नाम है समाज सुधारकों के और एक तरफ उनके स्टेटमेंट वगैरह या उनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए, जो पहला वाला है राजा राममोहन राय के हिसाब से आप कह सकते हो, या अगर आप ये वाला पढ़ लो पहले तो ज्यादा आसान रहेगा कि इसने कौन सा स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है।
ठीक है। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है केशव चंद्र सेन जी का। उसके बाद हिंदू धर्म के पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की, किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। तीसरा, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ये कहा किसने? रामकृष्ण परमहंस जी ने। और राजा राम मोहन राय का स्टेटमेंट एक ही बचा हुआ है। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो यहां पर आप जोड़ सकते हैं पहले का 4 से, बी का 1 से, सी का 2 से, 4 का 3 से, सॉरी, ठीक है। 4 1 2 3, 4 4 1 2 3, ठीक। डी ऑप्शन में अवेलेबल है। यानी कि राजा राम मोहन का स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। दूसरा, केशव चंद्र सेन यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित की और वेदों के लोटो कहा। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। तो ये कुछ कुछ आइडियोलॉजी, हालांकि इस पर इतने डीप में क्वेश्चन कभी आए नहीं है, लेकिन कभी अगर आ गए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में। यहां पर फिर से 3 स्टेटमेंट है और उस पर हमको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, हमने अभी पढ़ा था, सही है। ठीक है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। उनकी बड़ी फेमस वो मैगजीन है अल हिलाल। तीसरा, लाला लाजपत राय दी पीपल समाचार पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो लाला साहब वॉज एसोसिएटेड विद दी न्यूज़पेपर दी पीपल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उनकी खुद की पत्रिका थी द पीपल्स के नाम से। चौथा, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन में अवेलेबल है। इनमें से चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पैक्स ब्रिटानिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैक्स ब्रिटानिका। ये पैक्स ब्रिटानिका के बारे में थोड़ा जान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। पैक्स ब्रिटानिका एक आइडियोलॉजी है, एक कोई नीति, एक कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, आप समझिए कि लगभग 1800 से लेकर के 1914 ये वो समय था जब ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशवाद अपनी चरम सीमा पर था और उसके टॉप पर बैठा था, उसके पीक पर था ब्रिटेन। और चूंकि ये बड़े से बड़ा साम्राज्य चाहते थे, तो जब ये साम्राज्य चाहते थे तो वहां पे वो शोषण होता था। तो जब शोषण होता था तो उसको ये कंसिडर करने के लिए कि ये शोषण नहीं है एक्चुअल में, अच्छा, उसको जस्टिफाई करना पड़ता था उस शोषण को। तो शोषण को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या करा? 2 चीजें लगाई। एक तो बताया कि एक ऐसा समय चल रहा है जब दुनिया अपने अंधकार वाले समय पर है। ठीक है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, लोगों में जागृति नहीं है, वो पिछड़ेपन है, वो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं और हम उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो पैक्स ब्रिटानिका जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के समय का एक आइडियोलॉजी है जो ये कह रहा है कि हमारा तुम्हारे देश पर आना ये वरदान है। ठीक है, तुम्हारा शोषण नहीं है, ये वरदान है। ठीक है, तो ये पैक्स ब्रिटानिका है ना। और फिर इसी का एक एडवांटेज आपको स्वरूप दिखेगा किसमें? व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत में। आगे उसको देखेंगे जब उससे क्वेश्चन आएगा। तो स्टेटमेंट है पहला, यह मुक्त व्यापार पर आधारित थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनका मेन काम क्या था? अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, और ये उनकी पैक्स ब्रिटानिका का एक हिस्सा है। दूसरा, इसमें ब्रिटेन ने नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया। ब्रिटेन यूज्ड नेवल पावर
इन इट, ये भी स्टेटमेंट सही है, बिना नेवल पावर के अपना उपनिवेश वो नहीं बना पाते। तीसरा, यह उपनिवेशों के लिए समान रूप से लाभकारी था, बिल्कुल गलत। ये किसी भी लिहाज से कॉलोनीज के लिए, जैसे भारत जैसे देशों के लिए जो छोटे छोटे गुलाम देश थे, उनके लिए बिल्कुल भी ये लाभकारी नहीं था, बिल्कुल ये विनाशी नीति थी। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हैं और तीसरा वाला गलत है। तो स्टेटमेंट आप ले सकते हैं ए वाला, 1 और 2 सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर लीजिएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। द ब्रह्म समाज सपोर्ट मोनोथिज्म, बिल्कुल स्टेटमेंट। ब्रह्म का मतलब ही क्या होता है? परम ब्रह्म, यानी कि एक सुप्रीम पावर। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। हर एक समाज सुधारक ने शिक्षा में विशेष योगदान दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से उसको सही ले लीजिएगा। द आर्य समाज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सही है। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, 1898 की बात है। ठीक, तो स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है और ऑप्शन ए में अवेलेबल है कि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाइट मैन्स बर्डन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, रुडयार्ड किपलिंग, हर्बर्ट स्पेंसर। अब यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ना, वो एक्चुअल में प्रतिपादन के बारे में पूछा है, लेकिन इस व्हाइट मैन बर्डन का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति ने कभी किया ही नहीं। लेकिन इसको पहचान किससे मिली? तो रुडयार्ड किपलिंग के बुक, जिसका नाम ही था व्हाइट मैन बर्डन से। सॉरी, 1899 में 1899 में एक बुक आई जिसका नाम था व्हाइट मैन बर्डन। उसके बुक के राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग वही व्यक्ति है जिनकी कहानी आप अपने कार्टून सीरीज में देखते हैं, मोगली वाले में, दी जंगल बुक। ये उनकी बड़ी फेमस किताब थी और उन्हीं ने लिखा व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया में 2 नस्लें हैं, एक व्हाइट्स की, व्हाइट्स, और एक ब्लैक्स। यूरोप में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे के सारे कौन है? वो व्हाइट्स हैं। और इसके अलावा दुनिया के सारे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, चाहे वो एशिया में रहते हो, भारत में, साउथ एशिया में, ठीक है, आपका अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे एरिया जो थे वो ब्लैक्स के थे, यानी कि अश्वेत, नॉन व्हाइट्स बोल सकते हो आप इनको, अश्वेत। तो इन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जो कि पैक्स ब्रिटानिका का ही एक एक कहना चाहिए कि एडवांट या फिर उसका एक एडवांस फॉर्मूला है या एडवांस रूप है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उस पूरी दुनिया को सभ्य बनाने के लिए इस भगवान ने, ईश्वर ने हमको भेजा है। तो जितने ब्लैक्स है वो असभ्य है, जितने व्हाइट्स है वो सभ्य है। तो सभ्यों के ऊपर जिम्मेदारी है असभ्यों को सभ्य बनाने की, और यही हमारी व्हाइट्स का एक बोझ है। श्वेत मानव बोझ कहते हैं हिंदी में इस सिद्धांत को। क्या? श्वेत मानव बोझ का सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर वैसे तो 1899 में आप कही जाती कि आई, लेकिन उसके पहले ही लगभग 1850 के आसपास तक आते आते ये सिद्धांत जो था वो विश्व में फैलता गया। इसको पहचान सबसे ज्यादा किससे मिली? व्हाइट मैन बर्डन को। तो इनके बुक से, रुडयार्ड किपलिंग के। ठीक है, तो आंसर में आप ये सी ऑप्शन करेक्ट है ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन में। यहां पर आपके समक्ष 2 कथन है, एक कथन है, एक कारण है। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? इन 1888 सैयद अहमद खान फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी। कारण, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। स्टेटमेंट पहला वाला सही है, कारण भी सही है। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो फाउंडर है किसके? इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के। ठीक है, और इसका कारण क्या था? वे मुसलमानों को ये बताना चाहते थे कि तुम्हारा हित हिंदुओं से अलग है
और कांग्रेस जैसी संस्था तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, इसलिए हमको क्या चाहिए, अलग से संस्था चाहिए। तो उनके विकास के लिए उसने अलग रोड मैप तैयार करा। तो स्टेटमेंट ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 रिगार्डिंग द व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी एंड इंपीरियलिज्म। व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत और साम्राज्यवाद के संबंध में क्वेश्चन है। फिर से पहला, यह औपनिवेशिक शासन को नैतिक वैधता देता था। इट गेव मोरल लेजिटिमेसी टू कॉलोनियल रूल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। औपनिवेशिक शासन को नैतिकता का आधार देना इसका मूल उद्देश्य था। दूसरा, यह नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा पर आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। ये भी स्टेटमेंट सही है, हमने अभी बात करी व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स की। तीसरा, यह आर्थिक शोषण का विरोध करता था। इट अपोज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता सही, क्योंकि इनका आधार ही क्या था, एक्सप्लॉयटेशन, और वो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो एक और दो सही है, डी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 द मेन डिफरेंस बिटवीन पैक्स ब्रिटानिका एंड व्हाइट मैन बर्डन। दोनों के बीच में क्या फर्क है? पहला, यह एक सैन्य था, दूसरा धार्मिक। बिल्कुल गलत। एक आर्थिक था, दूसरा सांस्कृतिक। ये भी गलत है। एक शांति की अवधारणा थी, दूसरी नैतिक औचित्य था। और डी, दोनों सामान्य उद्देश्य रखते थे। दोनों सामान्य उद्देश्य नहीं रखते थे। ये स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है। एक शांति की अवधारणा को लेकर के आया था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे पैक्स ब्रिटानिका के तहत, एक पूरे विश्व को ब्रिटेन के अंदर ला करके। और दूसरा, नैतिक और उसकी नैतिकता को औचित्य प्रदान करता था व्हाइट मैन बर्डन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 18 का सी ऑप्शन आप करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत भारत पर प्रभाव यह था। भारत का इसमें क्या इंपैक्ट रहा? पहला, भारतीयों को प्रशासन में पूर्ण भागीदारी मिली। कहां मिली भाई? बिल्कुल नहीं मिली, गलत है। दूसरा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सभ्यता फैलाने वाला मिशन कहा जाता था। ब्रिटिश रूल वॉज कॉल्ड अ सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया। ओके, आगे पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं आंसर पे। भारतीय संस्कृति को समान माना गया। इंडियन कल्चर वॉज ट्रीटेड एज इक्वल। समानता उम्मानता कुछ नहीं दिया इन्होंने भैया, गलत है। और तत्काल स्वराज की मांग स्वीकार हुई। दी डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस वॉज एक्सेप्टेड। ये भी गलत है। तो एक ही बच रहा है सी, बी वाला। भारत ने ब्रिटिश शासन को सभ्यता फैलाने वाला मिशन कहा गया, यानी कि एक ऐसा मिशन, उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी को भारत में इतनी शानदार तरीके से स्टैब्लिश करा कि भारतीय मानने को तैयार हो गए कि भारत में ये जो ब्रिटिश सरकार का आना है, ये भारत के हित में है और सभ्यता के विस्तार के लिए भारत में आए हैं। आप देखोगे कि जो उदारवादी काल था 1856 के बाद, जो एक नया समय पैदा हुआ और कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1905 तक का जो पूरा समय था, इसमें आप देखोगे कि जो उदारवादी लोग थे वो इसी तरीके से पले बड़े लोग थे, इसी सिद्धांत के तहत पले बड़े लोग थे। और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि भारत में ब्रिटिशर्स हमारे हित के लिए थे और उनका यहाँ पर आना भारत में सभ्यता का प्रचार का एक माध्यम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित रियासतों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने का क्रम, सही क्रम बताइए। हमने उस समय बात करी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और भोसले। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले हैदराबाद कहां पर है? 1 नंबर पे आ जाएगा हैदराबाद। फिर मैसूर है ही 2 नंबर पर, उसके बाद अवध है 3 नंबर पर, और उसके बाद फिर आगे पेशवा 4 नंबर पर। तो सिंपल से जमा हुआ है 1 2 3 4, है कि नहीं? तो ऑप्शन में करेक्ट है 1 2 3 4। सिंपल था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 according to the basic principle of Dalhousie's doctrine of lapse। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मूल सिद्धांत पूछ रहा है, क्या है? पहला, किसी भी राज्य को जबरन युद्ध से अधिग्रहित किया जाए, ये तो पॉलिसी नहीं थी।
बी, बिना वारिस के राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाए, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और सभी देशी राज्यों को अंग्रेजी कानून मानना होगा, ऑल नेटिव किंगडम मस्ट फॉलो इंग्लिश लॉ, ये स्टेटमेंट तो गलत हो, तो एक और डी तो गलत है। अब इसमें जो डलहौजी का हड़प नीति था वो बेसिकली दत्तक पुत्र के बारे में था, और बिना वारिस साम्राज्य में विलय हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हालांकि सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है ये, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत पूछ रहा है, ठीक है, जिसके तहत उसने भारतीय रियासतों के राजाओं को या रानियों को किसी भी लिहाज में बच्चा गोद लेने से मना कर दिया था, ठीक है, तो स्टेटमेंट सी ज्यादा सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप लोग को शायद दिखे ना। चलिए, एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट विधान है लेजिस्लेशन, और दूसरी तरफ उसके समय पे गवर्नर जनरल कौन थे वो क्वेश्चन पूछा है। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह किसके समय आया था, यह था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, यानी कि 1 का 4 मिला लीजिए। एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा पर बहुत फेमस है, विलियम बेंटिक ने लगाया था 1929 में, 1829 में, तो ये एक आ जाएगा इसमें। सी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट आया था लैंसडाउन के समय पर, तो स्टेटमेंट सी का आ जाएगा 2, और डी एक बचा, स्लेवरी दास प्रथा एलन बरो 3। सिंपल है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो यहां पर 4 1 2 3 सी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है, तो सिंपल था, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको उस पर विचार करना है। पहला, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। राजा राममोहन राय ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटर कास्ट मैरिज अंडर द ब्रह्मो समाज। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, तो राजा राममोहन राय ने यह कृत्य किया था। दूसरा, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मो धर्म में किया था। केशव चंद्र सेन expounded the fundamental principle of the ब्रह्मो समाज in his book ब्रह्मो धर्म। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन की बुक का नाम है ना ब्रह्मो धर्म था, इस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मैं कौन सा गलत या सही है पूछा है, इसमें सही पूछा है, तो 1 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप आराम से सी ऑप्शन सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 24। पहला कथन है, कथन और कारण वाला। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। The socio-religious movement of the 19th century lead to the modernization of India। कभी भी किसी देश का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन उनके समाज से शुरू होता है, उनके विचारों से शुरू होता है। अगर विचार चेंज हो जाए तो समाज मॉडर्नाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा कारण क्या था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता को आधार प्रदान करते थे। द सोशल रिलीजियस मूवमेंट वर रूटेड इन रैशनलिज्म, साइंटिफिक आउटलुक एंड द अदर आइडियाज दैट आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ द मॉडर्निटी। तो ये मैंने अभी बात करा, कारण भी सही है, ठीक है। किसी भी सुधार में मूल रूप से बुद्धिवाद होता है, मतलब जब आप देखते हैं कुछ गलत है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आता है कि वो गलत है, फिर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, उस पर तर्क लगाते हैं। वो बोले किसमें, जैसे मान लीजिए कोई सती प्रथा हो रही है, तो किसी महिला को जबरदस्ती उसके चिता पर, उसके पति के चिता पर बिठाया जा रहा है। अब कोई व्यक्ति इसको देख करके इग्नोर करता है कि चलो हो रहा है जो होने दो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा उसके बीच से निकलेगा जो ये कहेगा कि क्यों हो रहा है, ये उसके साथ अत्याचार है। तो उसने सोचा, उसने रीजनिंग लगाई, उसने लॉजिक लगाया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो बोले कोई कारण ही नहीं है, फालतू में है, तो उसको हटाने का प्रयास किया गया। ठीक, इसी को बोलते हैं आधुनिकता। तो आधुनिकता का मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना नहीं होता। आधुनिकता का मतलब होता है कि आप
जो आपके मन में कुंठित विचार हैं, जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअलिज्म चल रहा है प्राचीन काल से, उसको हटाया जाए, उसके जगह पर एक प्रैक्टिकल समाज की स्थापना करी जाए। ये है मॉडर्न समाज। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या आर है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब दोनों के बीच से क्वेश्चन पूछा है तो पढ़ लेते हैं। 3 स्टेटमेंट तो है यहाँ पर। पहला, इस नीति से भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ा था। बिल्कुल सही है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्या नाम है उसका, जो पेशवा थे उनका। ठीक है, तो इन सबके असंतोष बढ़ गए थे। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह सीधे इससे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही है। तीसरा, इस नीति ने भारतीय सैनिकों को संतुष्ट किया। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। 1 और 2 ही सही है। ठीक, तो संतुष्ट तो कर ही नहीं सकता था, है ना। तो 25 का आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन को मुस्लिम सुधार आंदोलन का निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? Why is the Aligarh movement considered a turning point of the Muslim reform movement? मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट बहुत लेट में शुरू हुआ और इसको अंग्रेजों ने जानबूझकर रिफॉर्म खुद ही नहीं करने दिया गया। और बाद में फिर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। ठीक, और वहां से फिर इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इट कंप्लीटली अबॉलिश ट्रेडिशनल रिलीजियस एजुकेशन। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। मॉडर्नाइज किया, आधुनिक शिक्षा दिया, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा या रिलीजियस बैकग्राउंड को खत्म नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, इसने मुस्लिम समाज को आधुनिक वैज्ञानिक और प्रशासनिक शिक्षा से जोड़ा। इट कनेक्टेड मुस्लिम सोसाइटी विद मॉडर्न साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। स्टेटमेंट ये वाला सही है। तीसरा, इसने एक नया मुस्लिम मध्य वर्ग तैयार किया। इट क्रिएटेड अ न्यू मुस्लिम मिडिल क्लास। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो 3 समाज होता है और दुनिया की जो आगे बढ़ने की शुरुआत होती है वो होती है एक बड़े संतुष्ट, पावरफुल, शक्तिशाली मिडिल क्लास की स्थापना से, जो इंटेलेक्ट भी हो, जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो। ठीक है, हिंदू धर्म में भारत के अंतर्गत वो चीज पहले आई। जो मध्यम वर्ग था उसका विकास जल्दी हुआ अपेक्षाकृत मुस्लिमों के, इसलिए मुस्लिम पीछे रह गए बहुत हद तक। तो यहाँ पर ये चीजें सही है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है ना। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन में सी अवेलेबल है। 2 और 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपके समक्ष 2 स्टेटमेंट है, आपको उस पर विचार करना है। पहला, राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने। बिल्कुल सही, राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, आदि ब्रह्म समाज, न्यू ब्रह्म समाज, ऐसे करके। उसमें से एक जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो उसके मुख्य ब्रह्म समाज के संस्थापक अध्यक्ष बने। दूसरा, देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। देवेंद्रनाथ ट्राइड टू पॉपुलराइज राम मोहन्स आइडिया बाय एस्टैब्लिशिंग दी तत्वबोधिनी सभा, विच वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग प्रोग्रेसिव पब्लिक ओपिनियन एंड रिलीजियस आइडियाज। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट ले सकते हो आप, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर की ही तत्वबोधिनी सभा थी और अपने विचारों को इससे वो, है ना, मिलाकर के लोगों के सामने रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1 और 2 दोनों सही। तो 27 में आप सी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों में से सही क्रम में हड़प नीति के अंतर्गत विलय किया गया है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ किंगडम मर्ज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पर जैसे हमने सहायक संधि की लिस्ट को देखा, वैसे यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सतारा, जैतपुर, संबलपुर,
उदयपुर, झांसी और नागपुर। और भी थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सतारा है तो एक लिख लीजिए, फिर जैतपुर है क्या? नहीं है। संबलपुर है क्या? है, तो 2 नंबर लिख लीजिए। फिर उदयपुर है क्या? उदयपुर नहीं है। झांसी है क्या? है, 3 नंबर पे लिख लीजिए। और उसके बाद नागपुर है क्या? यस, 4 नंबर पर। तो सिंपल से यहां पर भी 1 2 3 4 जुड़ रहा है, यहां पर भी सही स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ए सही है। ठीक, चलिए बाकी आप उसको याद रखेंगे। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। Which segment of the population was primarily attracted to the religious and social reform movement of the 19th century? 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया था? ये जो सुधार कार्य है वो सबसे पहले ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे आता है। ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, नगरीय उच्च जातियां, ठीक, निर्धन सर्वसाधारण का वर्ग इसको अफेक्ट ज्यादा नहीं कर पाया था, और उदार रजवाड़े। क्योंकि निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग का सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो था पेट, यानी कि भूख। तो वो भूख से पहले निपटे कि इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाएगी। तो यहाँ पर उनके लिए ज्यादा प्राइमरी होता है उनकी भूख, तो इसलिए वहां पर शिक्षा बहुत लेट पहुंच पाती है। 1 2 4, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 4 ऑप्शन में है अवेलेबल डी, है ना। चलिए, तो 29 का आंसर है डी, 1 2 और 4। और आज का हमारा अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30 सर सैयद अहमद खान से है। तो सर सैयद अहमद खान वॉज अपोज्ड टू मुस्लिम ज्वाइनिंग टू कांग्रेस बिकॉज, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के विरोधी क्यों थे? पहला, उन्हें डर था कि इससे ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रतिशोध हो सकता है। He feared that this would attract retaliation from the British। तो ऐसा कोई डर उनको था नहीं और इससे कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि मुस्लिम बहुत सारी मात्रा में ऑलरेडी कांग्रेस में अवेलेबल थे। जैसे डॉक्टर अंसारी थे, जैसे अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। दूसरा, उन्हें संदेह था कि कांग्रेस पर हिंदुओं का प्रभुत्व होगा। ये तो संदेह था बिल्कुल, उनके हिसाब से हिंदुओं की संस्था कांग्रेस थी, तो इसलिए उसमें जाना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। तो ही सस्पेक्टेड दैट द कांग्रेस वुड बी डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है। तीसरा, उन्हें ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का विचार पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ अपोजिंग द ब्रिटिश। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के या ब्रिटिश शासन के विरोध करते हैं तो हमें कुछ कंसेशन, हमें जो लाभ है ब्रिटिश साम्राज्य से वो नहीं मिल पाएगा। तो विशेष रियायत, छूट, कंसेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोगी और उनको अपना देवता टाइप का बनाने का कोशिश करा था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और वे एक अलगाववादी सेपरेटिस्ट थे। ही वॉज नॉट लाइक ही वॉज अ सेपरेटिस्ट। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सेपरेटिस्ट नहीं थे। ठीक है, तो 2 और 3 सही है इसमें, और 1 और 4 गलत है। ऑप्शन में ए अवेलेबल है, 1 और 2 और 3, बी ऑप्शन में है 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का हमारा अंतिम सवाल में ऑप्शन है बी करेक्ट। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक समाज सुधार आंदोलन से और कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन। और उम्मीद है ये सेशन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।